अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं करंट इश्यूज़ पे बात करने के लिए आपके दरमियान में आया। पता नहीं कितने लोग ऑनलाइन हैं। शाहनवाज़ अली ख़ान वालेकुम अस्सलाम। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं ताज़ा सियासी, समाजी और मिल्लत इस्लामिया की जो हालात हैं उसके ऊपर हम रिव्यू करते हैं। तमाम को वालेकुम अस्सलाम। जो कुछ हो रहा है तमाम को वालेकुम सलाम। नईम शेख, मोहम्मद रमीस, सैयद ज़मीर हक़बात, वालेकुम सलाम। दुनिया में बड़े तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के दरमियान में जो जंग जारी है वो अब नया मोड़ ले रही है। हमको ना रशिया से मतलब है, ना हमको यूक्रेन से मतलब है। इसलिए ये वही रशिया है जिसने करीब 10 लाख मुसलमानों को सीरिया में, शाम में बॉम्बिंग करके क़त्लेआम करने में बशारुल असद मलून का साथ दिया। रमज़ानुल मुबारक के महीने में इफ्तार के सायरन बज रहे हैं और रशियन बमबारी हो रही है। लोग, रोज़ेदार शहीद हो रहे हैं। यह रशिया का रोल मुसलमानों के ताल्लुक़ से सीरिया में रहा। फ़लस्तीन में मुसलमानों का क़त्लेआम होता है, रशिया खामोश होता है। अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर लाखों मुसलमानों को शहीद करता है, रशिया खामोश होता है। दुनिया के जिस मुमलिकतों में मुसलमानों का लहू बहता है तो ये रशिया खामोश बैठता है। लेकिन आज रशिया के फ़ौजी मर रहे हैं, रशिया की जंग चल रही है, तो हमको रशिया से कोई हमदर्दी नहीं है, रशियन से। रहे दूसरे यूक्रेन, ये यूक्रेन वालों ने जहाँ कहीं भी इंटरनेशनल पीस फोर्स गई, वहाँ पे जहाँ भी यूक्रेनियन थे, इन लोगों ने मुसलमानों का क़त्लेआम किया। चाहे वो चेचनिया हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, जिस मुल्क में भी ये अमन फ़ौज गई यूक्रेन की, उन्होंने मुसलमानों का क़त्लेआम किया। अब ये जो लड़ाई हो रही है रशिया यूक्रेन की, सुनने में आ रहा है कि ऐसी अफवाहें फैली हुई है कि रशिया न्यूक्लियर बम भी डाल सकता है। डाल ले, यूक्रेन के ऊपर डाल ले, यूरोपियन कंट्रीज़ पे डाल ले। हमको इस मैटर के अंदर जाने नहीं है, हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। चूँकि आज 50 साल से ये सब मिल के सारी दुनिया में मुसलमानों को इस्लामोफोबिया के नाम पे मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं लोग। सारी दुनिया में सब मिल जाते हैं। जब कभी फ़लस्तीन के मुसलमानों का बैतुल मुक़द्दस का मामला आता है, ये सब मिल के वीटो कर देते हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज़ जिसके अंदर हमारी मुक़द्दस कुरान मजीद को जलाया जाता है, नक़ाब के ऊपर, हिजाब के ऊपर ख़वातीन के हिजाब खींचकर उनके चेहरों के ऊपर थूका जाता है, उनको गालियाँ दी जाती है, और मुसलमानों को हिकारत की नज़र से देखते हैं। इनके अंदर इस्लामोफोबिया है, सारे यूरोप के अंदर। डेनमार्क के वो कार्टूनिस्ट का आप लोगों को याद होगा, सारी दुनिया में हंगामा हुआ था
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसने कार्टून्स बनाए थे, और ये सब खामोश रहे। लेकिन आज ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। बहुत ज़माने के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आज इन लोगों में आपस में ठन गई, वरना सेकंड वर्ल्ड वार के बाद से ये लोग मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिए सारी दुनिया में, और ये समझे कि हम बम डाल डाल कर, गोलियाँ चला चला कर मुसलमानों को, इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। इराक़ में आप लोगों ने देखा कि कारपेट बॉम्बिंग की गई सद्दाम हुसैन के वक्त, और यही अमेरिका, इसने इतने बम डाले कि कहा गया कि सेकंड वर्ल्ड वार में जितने बम इस्तेमाल नहीं हुए उतने बम इराक़ के अंदर इस्तेमाल किए गए मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये इंतकाम होता है। आज वो ममालिक जो मुसलमानों को इस्लामोफोबिया के ज़रिए तबाह करने की 50 साल से मुनज़्ज़म कोशिश करते रहे मिलकर आपस में, आज आपस में लड़ रहे हैं और आज चिल्ला रहे हैं कि न्यूक्लियर वार हो सकती है। न्यूक्लियर वार होगी तो वो लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे आपस में लड़ के, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन महंगाई आसमान को छू जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, हिंदुस्तान भी श्रीलंका बन जाएगा। कई ममालिक इसकी जद में आएंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब तबाह हो जाएंगे, सारी इकनॉमी तबाह हो जाएगी, जिसके अंदर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान पहले ही परेशान हैं और महंगाई की मार, जंग की तरफ से मुसलमान तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आमिर खादरी, मैं आपके सवाल का बाद में जवाब दूंगा। फ़िलवक्त मैं कोई दूसरी टॉपिक पे अपने फॉलोअर्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर मुरीद हैं तो आप उनके पेजेस पे जाइए, वहाँ जाके तारीफ़ कीजिए नकीबा हबीबा की, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरे पेज के ऊपर मैं पहले लिखा हूँ कि मुरीद स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। अगर आप बेगैरती को आके कमेंट करते हैं तो फिर आप बेगैरत मिल्लत हैं आप, और इस तरह बोलने के बावजूद बेगैरत लोगों को मैं पसंद नहीं करता आके कमेंट करना। चलिए, आपके कमेंट का मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ जिसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप जैसे जाहिलों की तरफ से और आपकी जैसी क़ियादतों की तरफ से आज मुसलमान परेशान हैं, सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में और हैदराबाद में। KCR, हाँ देखा अरशद हुसैन में, आप लोग उसको जवाब दो। मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात के लिए बैठा हुआ हूँ और आप लोगों के मतलब दिमागों को, आपके दिमागों में मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, जो आप लोग जिन बातों की तरफ आप लोग आज परेशान हैं, तशवीश में मुब्तला हैं कि मुसलमानों के साथ कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है। आप देखिए कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का KCR ने वादा किया, मुसलमान खुश होकर KCR को वोट दिए। 4 महीने में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दूंगा, जबकि 4% रिजर्वेशन कांग्रेस के मोहम्मद अली शब्बीर साहब बड़ी जिद्दोजहद करके YSR हुकूमत में उन्होंने 4% रिजर्वेशन करवाए थे। जब ये कहा गया था कि अगर 5% रिजर्वेशन देंगे तो 50% रिजर्वेशन से अबव हो जाएंगे, यानी हिंदुस्तान का क़ानून है कि 50% रिजर्वेशन दे सकते हैं, 50% के बाद ऊपर नहीं दे सकते। 50% जो लड़के तालीमी काबिलियत की बुनियाद पे आते हैं उनको नौकरियों में, पढ़ने में, तालीम में, हर जगह उनको मौका मिलना चाहिए। 50% रिजर्वेशन पार नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने उस टाइम 4% रिजर्वेशन दिया, बोले 50% पूरे हो गए। अब ये 12% का वादा करें, बोले मैं तमिलनाडु की तर्ज पे दूंगा। उसके बाद इन्होंने धोखा दे दिया। जी शाहनवाज, अमेरिका से आप लोग वाच कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह। KCR ने मुसलमानों को धोखा दे दिया और असम्बली का एक स्पेशल सेशन बुला के उसके अंदर 12% रिजर्वेशन को पास किया।
फिर मुसलमान धोखे में आ गए, फिर सेंट्रल को भेजा, कहा कि इसको पास करो, लाजमी है, वहाँ पे मोदी सरकार है और वो मुसलमानों की दोस्त नहीं है। उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर इन्होंने ऐलान किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट में लड़के मैं अपना वादा पूरा करूँगा, मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दूंगा। अब 4% की बजाय 12% की बजाय, वो तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन जो 4% रिजर्वेशन है, वो 4% रिजर्वेशन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस चल रही है कि मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन भी ख़त्म कर दिया जाए। मुसलमानों के नाम के ऊपर, अक़लियतों के नाम के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के नाम के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। अब सलमान खुर्शीद साहब, जो साबिक़ा लॉ मिनिस्टर इंडिया के कांग्रेस के, वो मोहम्मद अली शब्बीर जाके लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि 4% रिजर्वेशन को बाकी रखा जाए। लेकिन अमित शाह कहते हैं आके कि 4% रिजर्वेशन मुसलमानों के, बीजेपी तेलंगाना में जीतेंगी तो 4% रिजर्वेशन भी ख़त्म कर देंगे। अब देखना ये है, वो 4% रिजर्वेशन से आज इतने सालों में हमारे हज़ारों बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईटी प्रोफेशनल बने, जॉब्स मिले उनको 4% रिजर्वेशन की तरफ से। और वो 4% भी रिजर्वेशन भी ख़त्म हो जाएगा तो मुसलमानों को कहीं पे कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है, कहीं कॉलेजेस के अंदर रिजर्वेशन मिलने वाला नहीं है, कोई तालीमी मैदान में भी मुसलमान आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन 50% रिजर्वेशन क्रॉस करने के माने हैं कि रिजर्वेशन नहीं दिए जा सकते। लेकिन अचानक केसीआर ने, जैसे ही मंगोड़ एरिया में, मनोगढ़ इलेक्शन बाई इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे अमित शाह ने कहा कि अगर हम कामयाब होंगे तेलंगाना के अंदर तो मैं 10% रिजर्वेशन दलितों को दूंगा। उसके साथ ही सीएम केसीआर ने एक जियो निकाला कि दलितों को, एसटी को 6% से 10% कर दिया। लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं किया हो। मुसलमानों को इतने साल में कुछ भी नहीं किया, लेकिन अचानक जियो दे के कर दिया हो। अमित शाह बोलने में रह गया और केसीआर ने रिजर्वेशन दे दिया। तो ज़रा गौर कीजिए आप लोग कि मुसलमानों को केसीआर ने किस तरह धोखा दिया। नंबर 2, दलित बंधु स्कीम के नाम से 600 करोड़ रुपए, 600 करोड़ इमीडिएट मंजूर कर दिया सीएम ने। लेकिन मुसलमानों को कोई भी स्कीम नहीं है। गरीब मुसलमानों के लिए उनके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए आ रहे हैं, गरीब के अकाउंट में। लेकिन मुसलमानों के अकाउंट में 10 रुपए नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुसलमानों की क़ियादत बराबर ये कहते आती है कि सीएम केसीआर एक सेकुलर आदमी है, सेकुलर आदमी है। मैं मरे तक केसीआर के साथ रहूँगा। आप मरे तक साथ रहो या आप शमशान घाट में दफन हो जाओ, आप केसीआर से 12% रिजर्वेशन तो दिलवाओ। महाराष्ट्र के अंदर पूछ रहे हैं आपके मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, लेकिन तेलंगाना में आपका मुंह बंद है। केसीआर को पूछ ही नहीं रहे हैं। कभी असेंबली में सुनने में नहीं आया कि 12% रिजर्वेशन का क्या हुआ। सब आप वादा करे थे दीजिए। मुसलमानों की तरक्की कैसे होगी, ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई मुसलमानों को आप जो है ना दलित बंधु स्कीम की तरह एक 5-5 लाख रुपए मुसलमानों को दो, 2-2 लाख रुपए उनके अकाउंट में डालो। कम से कम एक 400 करोड़ 500 करोड़ रुपए मुसलमानों को भी दो, जहाँ दलितों को दे रहे हैं। दलितों से बुरी हालत आज मुसलमानों की हो गई, लेकिन बोलने को तैयार नहीं है, मुंह बंद है, खाली तारीफ। केसीआर बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सेकुलर आदमी हैं, ऐसा चीफ मिनिस्टर मैंने देखा, इनको तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी इनके लिए छोटी है, ये छोटे भाई असेंबली में कहते हैं। अब उन्होंने भी जो है निकल गए कि सीएम की कुर्सी छोटी है, मैं पीएम बनूंगा। बाहर निकल गए एक पार्टी बना के। अरे पहले यहाँ के मसले तो हल करो, जो वादे करे थे। वक्फ बोर्ड को जो है आप जुडिशल पावर देते हो बोले थे आप। 2 साल से वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड बंद है।
रिकॉर्ड सेक्शन को ताला पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा वक्फ बोर्ड के अंदर, सिर्फ लूटम लाट मची हुई है, रिकॉर्ड सेक्शन ही बंद है। अरे अब ये सवाल पूछते हैं तो ये हमारे जाहिल जो मुरीद हैं ये कहते हैं ईमान फरोश है, मुनाफिक है, फलां है, इनको कोई काम धंधा नहीं है, उम्र हो गई, फलां हो गई, अला फलां, ये लोग शुरू हो जाते हैं। अरे हम तो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं बाबा, तुम जाहिल रहना चाहते हो, तुम बंडी के बाद बंडी चलाना चाहते हो, तुम्हारी औलाद के बाद तुम्हारी औलाद फुटपाथ पे काम करे ना करे, इसीलिए तुम आज आवाज़ उठा रहे हैं तुम्हारे लिए। हमको क्या ज़रूरत है तुम्हारे लिए लड़ने के लिए? तुम्हारे लिए हम जेलों को जाएं, तुम्हारे मसाइल को उठा के हम इनसे दुश्मनी मोल लें? वक्त के यजीद और वक्त के फ़िरौन से हम लड़ते हैं। हम उनका आईना आवाम के दरमियान में बताता हूं मैं कि देखो, आज जाके मेमोरेंडम दे रहे हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि 1 बजे रात तक पुराने शहर में खुला रखा जाए, यानी होटलें खुली रखो, पान के डब्बे खुले रखो, डोसे के बंडियां खुले रखो, तो फिर शराब की दुकानें, पब भी खुले रखो, सारी बुराइयां पुराने शहर के अंदर खुली रखो। फिर तकरीर में कहते हैं इशा की नमाज़ पढ़कर सो जाइए, फजर की नमाज़ को उठिए, फजर की नमाज़ पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। ऐसा दिखता जैसे कोई बहुत बड़े मौलाना मुफ्ती वास फरमा रहे हैं तकरीर में। लोग सुन के इतना खुश होते, ख़वातीन वगैरह घरों में, अरे रे रे कितना अच्छा बोल रहे हैं, देखो नकीबा हबीबा बच्चों को जल्दी सो जाओ बोल रहे हैं, फलां कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ देखे तो पुराने शहर को गारत कर रहे हैं। शहर में लॉ एंड ऑर्डर पुराने शहर में तकरीबन ख़त्म हो गया। मैं तो कहूँगा कि जनाब महमूद अली साहब, आप फौरी इस्तीफ़ा दे दो भाई, आपके बस का रोग नहीं है। ये होम मिनिस्ट्री है, ये चुप चुप बैठ के जो है क्यों आप जो है ना, ये क़त्ल जो है क़यामत के दिन ये क़त्लों का आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपके दौरे हुकूमत में आपके हाथ में कलमदान था, इतने लोग आपस में एक दूसरे को काट रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? क्या तुमसे सवाल नहीं होगा? क्या समझ रहे हैं आप? आपसे पूछ होने वाली नहीं है ये। इमाम ज़ामिन मिनिस्टर साहब, अभी इमाम ज़ामिना बनना छोड़ो, पुराने शहर के लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्ट करो। ये फ्रेंडली पुलिस, फ्रेंडली मर्डर हो गए, हफ्ते में 2 मर्डर 3 मर्डर हो रहे, 500 रुपये के लिए मार ले रहे। और ये हमारे जाहिल एमएलएस, जाहिल क़यादत हमारी जाके जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस को मेमोरेंडम दे रही है कि 1 बजे रात तक, रात भर खुली रखो, रात में खुली रखो 1 बजे तक। आपके बच्चे नए शहर में पबों में कार में रेप कर दे रहे हैं, एमएलए साहब के बच्चे पबों में नाच रहे हैं, लाखों रुपए उनकी जेबों में खर्च करने के लिए, भारी से भारी नशा कर रहे हैं वहाँ पे पब में नए शहर में। अब पुराने शहर के बच्चे क्या करना, जो ओढ़ देते सो वालों के, उन्हें गांजा मारना, वाइटनर मारना, शराब पीना 90 ml, होटलों में बैठना, पान के डब्बों पे गुटखे खरीद के खाना, और उसके बाद में मधोशी के आलम में छोटे छोटे बातों के ऊपर आपस में कत्ल कर लेना। शहर में यही हो रहा है, पुराने शहर के अंदर। मैं तो कमिश्नर ऑफ पुलिस सर, यह मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, 1 घंटा पहले बंद कीजिए दुकानों को। अगर 11 बजे परमिशन है तो 10 बजे बंद कीजिए शहर को, और पुराने शहर को तो बिल्कुल अलग टाइम रखिए आप। 10 बजे के बाद कोई चबूतरों पे, कोई रोडों पे नजर नहीं आना चाहिए। पेट्रोलिंग बढ़ाइए आप, बाइक पेट्रोलिंग ज्यादा करवाइए आप गलियों में। आप कार पेट्रोलिंग से कुछ नहीं होता, बाइक पेट्रोलिंग बढ़ाइए आप, गली गली के अंदर बाइक्स को जो है हारन दे के भिजाइए आप, वीरानों में चेक कीजिए आप, नालों के पास, खबरस्तानों में, चारों तरफ चेक करवाइए आप, मसान गट्टियों में कौन कहाँ बैठे हुए हैं, रात के टाइम क्या कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करिए। ये सारे प्रोग्राम रात में बनते हैं, दिन में नहीं होते। रात में शराब पी के, गुटखे खा के, आपस में एक दूसरे को घूरम घारी, ज़मीनों के झगड़े, फलां के झगड़े, आपस में मर्डर, और पूरे पुराने शहर में हो रहे हैं।
पूरा पुराने शहर का लॉ एंड ऑर्डर सत्यानाश हो गया। हैदराबाद पुराना शहर खून में लुत्फुत है आज। कई घरों के माओं के बच्चे जो है गोदें उजड़ रही है। ख़वातीन रो रो के आती हैं टीवियों के ऊपर, न्यूज़ के अंदर आके रोती है, मेरा बच्चा मर गया, उसको बच्चे थे, घर का पालने वाला वही था, वो फलां था, वो रो रहे हैं आके, छोटी सी बात के ऊपर मर्डर हो गया। कल शाम में संतोष नगर के पास अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई आदमी नाक के ऊपर मार लगा हुआ है, हड्डी टूट गई। बोले कार में से कुछ लोग उतरे, रोके और जो है मारना शुरू करे। इतना मारे नाक की हड्डी टूट गई और कई फ्रैक्चर्स आ गए बेचारे को। और उसके बाद हमारी जाहिल क़यादत, ये जाहिल एमएलएस, शर्माना चाहिए इनको कि जाके मेमोरेंडम दे रहे हैं कि रात में देर तक खुली रखो। अरे पहले लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कराओ, जाके बोलो आपका लॉ एंड ऑर्डर किधर है। मेमोरेंडम देना है तो जाओ जाके केसीआर को मेमोरेंडम दो, 12% रिजर्वेशन दो, मुसलमानों को वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दो। माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स का ये आलम है, खाली पुकारा कर रहे माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल खोले गए। कई स्कूलों के अंदर बच्चे नाकिस ग़िज़ा से बीमार हो गए। आप लोग वीडियो देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, मेरे पास भी देखते हैं। बच्चे दवाखानों के अंदर, मासूम बच्चे टोपियां पहने हुए हैं और दवाखाने के अंदर ले जा रहे हैं कि खाने के अंदर पायजान आ गया था और बच्चे बीमार हो गए। ये हालत माइनॉरिटी स्कूल्स की है। यही केसीआर ने कहा था कि मैं सिटी के 4 कोनों में 4 बड़े निम्स की तरह दवाखाने बनाऊंगा, मेडिकल फैसिलिटी दूंगा। खैर काफ़ी ज़माना ये पहले ऐलान किया उन्होंने। उसके बाद 3 हॉस्पिटलों का उन्होंने संगे बुनियाद रखा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, अभी जो रखा गया बड़ा। लेकिन पुराने शहर में एक भी दवाखाने का संगे बुनियाद नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि आपकी जो क़यादत है वो नहीं चाहती कि उनके दवाखानों के ऊपर असर पड़े। उनके 2 दवाखाने हैं ना, हसरा दवाखाना, मुर्दा खाना, 2 है। हसरा दवाखाना, मुर्दे खाने का गिराक ख़राब नहीं होना। अगर निम्स टाइप के गवर्नमेंट के बन जाएंगे तो इनके पास कौन आएगा? पुराने शहर में वो निम्स के टाइप के दवाखाने का संगे बुनियादी नहीं हुआ। अरे कौन पूछेगा? केसीआर से कोई पूछे? केसीआर ने आप 4 दवाखानों का ऐलान करे थे, पुराने शहर में क्यों नहीं दिए दवाखाना? आज पासपोर्ट के लिए अवाम परेशान है। आज पासपोर्ट के लिए लोग परेशान हैं। पुराने शहर से बेगमपेट जाते हैं, पुराने शहर के कोने से निकल के शेखपेट जाते हैं। पुराने शहर में आज कोई पासपोर्ट ऑफिस नहीं है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं फिर के सारे हिंदुस्तान में। शर्म आना मियाँ आपको? आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमानों के इंसाफ की बात करने वाले 1-2 पासपोर्ट ऑफिस नहीं है आपको ने? पुराने शहर में 1-2 पासपोर्ट ऑफिस होना चाहिए आवाम की सहूलत के लिए। ज़्यादा मुसलमान पासपोर्ट बनाते हैं, गल्फ़ को जाते हैं, उम्रों को जाते हैं, हज को जाते हैं, यहाँ बनते हैं पासपोर्ट। यहाँ से हमारी औरतें, ख़वातीन जाके आज 1-1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट आ रहा है। लेकिन पुराने शहर में एक मामूली पासपोर्ट ऑफिस नहीं है। जो आदमी पासपोर्ट ऑफिस नहीं दिला सकता वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरक्की की बात करता है निकल के, कि मुसलमानों को हक़ दिलाऊंगा। अरे पहले जो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो पूरी करो मियाँ। पुराने शहर में पासपोर्ट ऑफिस दिलाओ। अब बोले तो मुरीदों को तिंगा लगता। हमारे सदर साहब को बोल रहे हैं, अरे तुम्हारे सदर साहब कुछ बोल रहा हूँ। अभी अभी इत्तला मिली मेरे को, काली कमान मालूम आप लोगों को? चार मीनार के पास, गुलजारों से पहले काली कमान के पास, काली कमान को लगा के 2 बड़े बड़े दुकाना लगा दिए, टीन के आते ना वो शटर के 2। कौन लगाए होंगे वो? बाजा सिंह तो नहीं लगाया होगा, कोई जमात के लोग हैं छूंगे ना, कोई एमएलए होगा, कारपोरेटर होगा। इतना दंदनाते हुए तारीखी इमारत को तो नहीं लगा सकते ना, वो तारीखी इमारत है, हिस्टोरिकल प्लेस है वो, उसको 2 लगा दिए। कोई फ़ोन करके मुझे बता रहे हैं कि 25-25 लाख रुपए में वो पगड़ी उसकी, और 25,000 रुपये महीने को किराया लगे, अभी लगे।
अभी लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ पुलिस फुटपाथों के ऊपर गरीब लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है कि फुटपाथ पे गरीब काम नहीं करना। हाँ भाई, नहीं करना, फुटपाथों को साफ रखना, जिएगा कैसा? और फुटपाथों पे काम करने वाले ज़्यादा मुसलमान हैं। 90% मुसलमान फुटपाथों पे जीता है, फुटपाथों पे काम करता है, कारोबार करता है, आम बेचता है, जाम बेचता है, मौज बेचता है, कपड़े बेचता है, चप्पल बेचता है, चूड़ियाँ बेचता है। नहीं करना, काम नहीं करना। लेकिन ये जो दुकान लगाए उनको तोड़ रहे हैं आप, उनको तोड़ रहे हैं, ड्राइव चला रहे हैं। KTR साहब, कमिश्नर साहब, बल्दिया कमिश्नर, मैंने अभी ट्वीट किया है, देखना उसका जवाब क्या आता है। ये जो काली कमान को लगा के जो 2 दुकानें लगाई गई अभी थोड़ी देर पहले, रात में फिक्स की गई होगी, अभी फिनिश हुआ काम, इसको इमीडिएटली रिमूव करना चाहिए, क्योंकि ये हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है। अगर इसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये लोग, यही जमात के लोग, कल के दिन चार मीनार को भी लगा देंगे डब्बे लेके जाके, पूरे 25-25 लाख में बांट लेंगे लोग आपस में। ना नाले छोड़ रहे हैं, ना नदियां छोड़ रहे हैं, ना तालाब छोड़ रहे हैं, ना खबरस्तान छोड़ रहे हैं, ना मस्जिदें छोड़ रहे हैं। हर जगह प्लाटिंग होना, कहीं डब्बा होना, आमदनी होना, कहीं मुर्दों का माल होना, घरों पे कब्जे होना। फिर ये गरीबों को कौन पूछेगा? अब महबूबनगर से मुझे फ़ोन आया कि बारिश वहाँ जो हुई है उसकी इतनी तबाहकारी है बारिश की, कई घरों में पानी घुस गया, कई घर जो है टूट गए, राशन जो है तबाह हो गया। महबूबनगर में लोग परेशान हैं। मैं लाइव आ रहा हूँ तो मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि अरे महबूबनगर के लिए बोलिए। मैं तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन से अपील करूँगा कि वो महबूबनगर के अंदर जो तबाही भी है उसके अंदर उनकी मदद कीजिए, उनको राशन वगैरह, कपड़े, जो भी है, चाहे वो जमात इस्लामी हो या और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि महबूबनगर के अंदर जो है जमीयतुल उलमा हिंद है और बहुत से हमारे ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं पूरे तेलंगाना के अंदर। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि महबूबनगर के अंदर जो है आवाम को देखें, जो फिलवक्त जो परेशान है बारिश की तरफ से, उनकी जो है मदद फरमाएं। बहरहाल दोस्तों, ये डब्बे डबाले यही काम के अंदर लगे हुए हैं, गरीबों का कोई काम नहीं है। उस्मानिया दवाखाने में, कैंसर हॉस्पिटल में, कहीं भी ये हमारे एक अपॉइंटमेंट लिए 1500 रुपये देना। आपके पास वाइट कार्ड है, आधार कार्ड है, सब है, उसके बाद 1500 रुपये जो है फिल्म के देना। अरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा बना दूंगा बोल के बोलते आप। 1500 रुपये दे के जो है वहाँ पे एमआरआई कराना, गरीब आदमी। 4000 रुपये दे के जो है किडनी का जो है टेस्ट करवाना। बताइए, आप बायोप्सी करवाना तो किडनी की जो है 4000 रुपये बच्चे की देना। अभी जाके आया मैं उस्मानिया हॉस्पिटल, बच्चों के किडनी वार्ड में पैसे बांट के आया जाके मैं। किस तरह लोग पड़े हुए हैं, दवाएं बाहर से लिख के देते हैं उनको, भारी दवाएं, टेस्टें बाहर से लिख के देते हैं। देखो आपकी कौम किस तरह पड़ी है। किराए के पैसे नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने के लिए। आप निकल के बात करते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। अब इन्हों निकल गए बाहर, प्राइम मिनिस्टर बनने के शौक में निकल गए। अब जिसके हाथ में स्टीयरिंग है वो ड्राइवर साहब, क्या अभी भी ऑल इंडिया परमिट निकाल के, ड्राइविंग लाइसेंस निकाल के वो गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ के चलेंगे क्या इंडिया में पूरे? इनको लेके जाके आगे बढ़ाएंगे। जो PV नरसिम्हा राव का जश्न मना के 10 करोड़ रुपए लगा के जश्न मनाए, बाबरी मस्जिद की शहादत का जिम्मेदार PV नरसिम्हा राव, KCR ने मनाया, इतना बड़ा पुतला बना के लगाया लुम्बिनी गार्डन के पास। उसके नीचे ये अपने नखीबा का नाम लिख दिया, नखीबा मिल्लत। उसके पैरों के नीचे इनका नाम है। इनका एरिया नहीं आता, वो इनका एरिया नहीं आता, वो लुम्बिनी गार्डन सिकंदराबाद को जाता, फिर भी इनका नाम लिखा हुआ है। इन्होंने अपना नाम नहीं कटा सके।
पीवी नरसिम्हा राव के खतनों में इनका नाम है, लिखा हुआ है। ये तो बोलना था भाई प्रोटोकॉल में मैं नहीं आता, मेरा नाम क्यों लिख रहे हो। बहरहाल दोस्तों, बड़े संगीन हालात है, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की मदद करो। कहीं बारिश से तबाह कर रही है, कहीं बीमारों से दवाखाने भरे हुए हैं, कोई बच्चों को लेकर नीलोफर में पड़े हुए हैं, उस्मानिया दवाखाना पूरा फुल है, चारों तरफ वायरस है। ये लिम्पी वायरस गायों में आ गया, तकरीबन 2 लाख के करीब गाय मर गए। गौ माता उठा के लिया के माता जी को रेगिस्तान में, तो राजस्थान में 1 लाख मरे, राजस्थान के सहरा में रेत में लेके जाके गाड़ियों में उठा के पूरा ऐसा खबरस्तान बना हुआ है, कई किलोमीटर तक माता जी को फेंक डाले लेके जाके लिम्पी वायरस। अब तो हैदराबाद में भी आ गया। कल आगापुरे से कोई भेजा है मुझे वीडियो कि आगापुरे के अंदर गौ माता बनी हुई है, उसको पूरा लिम्पी वायरस है। कोई तेलंगाना के कोई अपने डिस्ट्रिक्ट से भेजा है, अब्बा जान, बड़े अब्बा जान को जो है उनके लिम्पी वायरस पूरा जो है बता रहा बॉडी के ऊपर। थोड़े दिन तक मत खाओ भाई, 1-2 महीने ज़रा एहतियात करो। क्या बगैर गोश्त खाए के नहीं रह सकते क्या? गोश्त हो नहीं, खाली गोश्त के दीवाने, होना गोश्त, होना गोश्त, होना गोश्त, उठे तो गोश्त, बैठे तो गोश्त, खाए तो गोश्त। ज़रा थोड़े दिन गोश्त को कम करो। देख रहे हैं क्या किस्सा चल रहा है यहाँ पे। सैफुल्लाह वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल बिल्कुल सैफुल्लाह, बस मस्जिदों को भी नहीं छोड़ रहे हैं भाई, कब्रस्तानों को नहीं छोड़ रहे हैं। देखे ना अफजलगंज के कब्रस्तान के लाइब्रेरी के आगे के, वो पूरा साफ कर दिया उन्हें मशीना लगा के। कहाँ है क़यादत? जाके उसको चप्पल लेके मार के। ताकत है ना आपके पास, आपके ने आदमियाँ है ना, आपका ने मैन पावर है, पुलिस है, इख्तदार है आपका ने, तो कब्रस्तान को बचाओ ना। हो नहीं, वो कब्रस्तान वाला जाता, मिलता, सलाम करता, मामूल दे देता, साहब इतने करोड़ बन रहे हैं वहाँ पे, इतने बिल्डिंगा बना रहा हूँ, आपको 4 आने देता हूँ, सब 20 पैसे देता हूँ आपको मैं, ठीक है जाओ। हलाल, हर वो काम, सूद का कारोबार भी हलाल। क्या है पार्टी में एमएलए सूदखार नहीं है तो करोड़ों रुपए सूद के ऊपर चलाता? अब उसको बोल रहे बिजनेस। कैसा बिजनेस? सूद नहीं बोल रहे हैं उसको, प्रॉफिट, कमीशन। सूद को इंग्लिश में बोल रहे हैं प्रॉफिट, कमीशन खा रहे हैं, हलाल। एक साहब एक घोड़ा खरीद के लाते, जहां से घोड़ा खरीद के लाते वहां बड़ा हरा भरा वो शहर जो है हरा भरा रहता। जब अपने गांव को घोड़ा लेके आते, लाए तो यहां पे बिल्कुल सूखा रहता, सूखी घास। अब घोड़ा 3 दिन से खा ही नहीं रहा है, सूखी घास दिखता है और खामोश बढ़ जाता है। वो लेके एक मुर्शद के पास गया, बोला बाबा मैं जहां से खरीद के लाया वहां हरा भरा था, यहां लाया तो सफेद घास है, घोड़ा खा नहीं रहा है। बाबा बोला इतने पैसे होते इसके, खाएगा? बोले बाबा जो भी है मैं नज़र करता हूँ, आपको पैसे दे देता है। बाबा अंदर जाके एक हरी परनी की ऐनक लेके आता है घोड़े के लिए, बड़ी ऐनक ला के घोड़े के आंखों को लगा देता है। घोड़े को अचानक पूरा हरा भरा दिखता है हरी परनी में से, वो फौरी सफ़ेद घास खाना शुरू कर देता है, फौरी पेट भर के हरी घास खा लेता हो। बोले जब भी तुमको खिलाना है तो तुम ये हरी ऐनक लगा के खिलाओ। तो आजकल सूद का किस्सा भी ऐसे हो गया, हरी ऐनक लगा रहे हैं, कह रहे हैं हलाल है, ये प्रॉफिट है। 10 लाख लेके जाओ, 10.5 लाख ला के दे दो 2 हफ्ते के बाद। 20 लाख लेके जाओ, 3 महीने के बाद 25 लाख रुपए ला के दे दो, प्रॉफिट। आप भी कमा रहे हैं, हमको प्रॉफिट दीजिए, मुनाफा, मुनाफे में हिस्सा। सूद बोलने से ज़रा किंदराहट हो रही, सूद बोले तो, सूद की बजाय उसको प्रॉफिट बोल रहे हैं, बोल के खा रहे हैं, हलाल। अब जो केसीआर निकला है, ये कांग्रेस को कमज़ोर करने की प्लानिंग है। केसीआर ये आरएसएस का आदमी है। केसीआर 7 साल तक नरेंद्र मोदी का साथ देते रहा,
अब अचानक एक ड्रामा चालू हुआ, निकल के जो है कांग्रेस की वोट कट करेंगे, कांग्रेस को खत्म करेंगे। दोनों का मकसद है, इनका इनके दोस्त का। नखीबा का, केसीआर का एक ही फंक्शन है, एक ही मैनिफेस्टो है कि कांग्रेस को खत्म कर दो। बचेगा कौन? कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो लाजमी है बीजेपी बचेगी, फिर तीसरी मर्तबा भी बीजेपी आएगी, और जब तीसरी मर्तबा बीजेपी आएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, तो फिर याद रखो मुसलमानों, कॉमन सिविल कोड का नारा आएगा जो बचा हुआ है। यानी उनका हमारा आपका कोई शरई कोड नहीं होगा। आपका शरई निकाह वगैरह सब बर्खास्त, खजात वगैरह सब खत्म। सीधा कोर्ट मैरिज, दूल्हा दुल्हन जाके कोर्ट में मैरिज करके आओ, चाहे कोई भी धर्म के हो। कोर्ट में रजिस्टर करो, कोर्ट के अंदर से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इट्स ए कॉमन सिविल कोड। आपकी शरीयत ख़त्म कर दी जाएगी, और उस टाइम भी आपकी क़यादत पुकारते रहेगी। वो बिल को फाड़ेंगे, हमने बिल को फाड़ दिया, क्या जाके कोर्ट में शादी करेंगे? निकाह नहीं पढ़ाएंगे काजी से। खजात में जो है शादी और तलाक का जो है मैरिज सर्टिफिकेट और वो नहीं बनेगा आपका। कोर्ट में जाएंगे हम। दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा आके आगाह करता हूं, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, हक बात बोला करो, हक बात को पसंद करो, हक बात को सुनो। मैंने कोई बात गलत नहीं की। मैंने जितनी भी बातें आप लोगों से अभी तक बैठ के की है, और जब भी करता हूं मैं हक बात करता हूं। कि आप लोग बताइए, कोई माँ बाप पसंद करते हैं कि उसका बच्चा रात में 1-2 बजे रात तक होटलों में और पान के डब्बों पे घुटके पान सिगरेट पीते बैठा रहे? कोई माँ बाप ये चाहेंगे? अगर आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं, आप चाहेंगे कि आपका बच्चा 1 बजे रात तक होटल में बैठा रहे, पान के डब्बे पे खड़ा रहे? आप चाहेंगे जल्द सो जाए, सुबह उठ के स्कूल जाए, कॉलेज जाए? ये कैसी क़यादत है? ये कैसे मुसलमानों के लीडर हैं? ये किस तरफ ले जाके मुसलमानों को ढकेल रहे हैं? बजाय यहां पे स्कूल्स लेके आते, गवर्नमेंट के स्कूल्स को अपडेट करते, लेके आके यहां पे अपना बजट देते। सिर्फ पुराने शहर में एक ही काम करते हैं, बाजे बजा के मोरियों के ढक्कन डाल रहे हैं, नाला साफ करा रहे हैं, 60 लाख ढक्कन डाल रहे हैं, रोड डाल रहे हैं, 2 करोड़ की रोड। हाँ, 6 करोड़ के इनाग्रेशन के काम बाजे बजा लेते, फूला पहन लेते हुए लोग नारे लगा रहे हैं, गरीब बच्चों को 500-500 रुपये देते, जमा हो जाते। कौन आ रहे नकीबा आ रहे हैं, कौन आ रहे हबीबा आ रहे हैं, डीजे बाजा बजा के नाचते हुए आए काना दज्जाल की तरह आके जो है 6 करोड़ के डेवलपमेंट काम। मुसलमानों, 6 करोड़ के काम हम करवा रहे हैं, उसमें से 6 लाख के भी काम नहीं होते, 6 करोड़ के तख्तियां वैसी पड़े हुए रहते। इससे मुसलमानों का क्या ताल्लुक़ है? मुसलमानों की डेवलपमेंट का ये नल लाइट मोहरी से क्या ताल्लुक़ है? मुसलमानों का ताल्लुक़ है, मुसलमानों को नौकरियां चाहिए, पुलिस में मुलाजिमत चाहिए, बल्दिया में मुलाजिमत चाहिए, सेक्रेटरीट में मुलाजिमत चाहिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मुलाजिमत चाहिए। हुकूमत के महकमों में मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहिए। 12% रिजर्वेशन आबादी के हिसाब से जो केसीआर देता हूँ बोला, वो चाहिए। 9% चाहिए, 10% चाहिए, 8% चाहिए। मुसलमानों को जॉब चाहिए, मुसलमान नौजवानों को, ताकि वो फुटपाथों पे ना बैठे रात में, ताकि वो होटलों में ना बैठे, ताकि वो गांजे ना पिए, ताकि वो वाइटनर ना पिए, ताकि वो शराबी ना बने, वो सूद का कारोबार ना करे, वो शाम होते ही सो जाए ईशा के बाद, सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़े। हाँ, ये काम करने की बजाय आप खाली केसीआर की तारीफ, सेकुलर है, सेकुलर है, सेकुलर है, ऐसा चीफ मिनिस्टर हम नहीं देखे, सेकुलर है। अरे क्या है भाई, पूरी दुनिया देख रही है कि उसने मुसलमानों के साथ क्या किया। कितने मुसलमानों को डबल बेडरूम मकान आप दिलवाए? चलो बताओ, लिस्ट निकाल के बताओ आप। टोटल डबल बेडरूम मकान कितने बने अब तक का? उसमें से मुसलमानों का परसेंटेज क्या है? कितने परसेंट आप मुसलमानों को आप डबल बेडरूम मकान दिलाए?
आप सवाल करते कि साथी कौम में इंतशार बर्पा कर रहे हैं, इतिहास से रहो, ये मुनाफिकीन है। अरे अजीब व गरीब मुरीद, जाहिल मुरीद है, मुनाफिक बोल देते सीधा। उनको ये भी नहीं मालूम मुनाफिक क्या है इस्लाम के अंदर। यानी इनके अब्बा का, डैडी का हाँ में हाँ नहीं मिला है तो मुनाफिक। कितनी अजीब बात है ना। मुनाफिक के मीनिंग ही नहीं मालूम ये जाहिलों को। ये कोई ड्राइवर है, कोई प्लम्बर है, कोई फला है, कोई निकला हुआ है, सब उनके साथ लगे हुए हैं पूरे। और उनके बच्चे, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई बैरिस्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई लंदन में पढ़ रहा है, उनके बच्चे। और तुम्हारे बच्चे बेवकूफ़ो 1 बजे 2 बजे तक का होटलों का ने, पान के डब्बों का ने खड़े रहेंगे। सोचो, फिर उनके बच्चों की गुलामी तुम ये कौम करेगी। दादा की गुलामी करे, फ़ख्र मिल्लत बोल के नारे लगाए जिंदाबाद, फिर उनके बेटे की करे सालारे मिल्लत जिंदाबाद नारे लगाए। फिर उनके 2 बेटे आ गए, नकीबाए मिल्लत जिंदाबाद, हबीबाए जिंदाबाद, हबीबाए मिल्लत जिंदाबाद। अभी और 2 तैयार कर रहे हैं। एक नसीब मिल्लत को ले लेके फिर रहे, मिल्लत का नसीब है छोटा। अब आने वाली कौम उसको नारा लगेंगे, नसीब मिल्लत जिंदाबाद। यानी गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम बनते जाएंगे कौम। उन्होंने पढ़ेंगे लिखेंगे, तुम्हारे पे हुकूमत करेंगे, लेकिन तुम्हारा बच्चा उनके मेयार के ऊपर नहीं पढ़ सकता, इसीलिए कि तुम वोट देने वाले हैं। तुम्हारे वोटों की भीख लेकर वो आयश इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज एक एक कारपोरेटर करोड़पति है, एक एक कारपोरेटर। ये मोहरियाँ साफ कराने वाला, रोडों पे पैच जलाने वाला, लाइटां लगाने वाला कारपोरेटर। और क्या होता है ये? बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं। 6,000-8,000 रुपये तनख्वाह होगी कारपोरेटर की, लेकिन उनका जो स्टेटस है, जो ठाठ है कारपोरेटर का, एमएलए का ठाठ, फार्म हाउस है इनके पास, बड़ी बड़ी गाड़ी है इनके पास, मामले कर रहे हैं, मामले हो रहे हैं। जैसा आज 2 डब्बे काली कमान को लगा के डाल दिए 25-25 लाख रुपए के अंदर मामला, 2 डब्बे डाल दिए, 50 लाख का मामला, 50,000 रुपये महीने को आमदनी चालू हो गई। मिस्टर अजहरुद्दीन परवेज, इसका सलूशन क्या? अपोजिशन पार्टी पुराने शहर में नहीं है। कोई भी पार्टी रहो, अपोजिशन पार्टी, यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है गवर्नमेंट के साथ गोद में बैठी हुई रहती। तेलुगु देशम आई तेलुगु देशम की गोद में, कांग्रेस आई कांग्रेस की गोद में, टीआरएस आई टीआरएस की गोद में। कल अगर बीजेपी आ गई तो लोग बीजेपी के गोद में बढ़ जाते। जो अपोजिशन ग्रुप्स है टीआरएस और एमआईएम के खिलाफ, इनके नजरियात के खिलाफ, इनके काम के खिलाफ, उनको यहाँ सरगर्म होने का है। एरिया वाइज उनको कमेटियां बनाने की जरूरत है। अगर कांग्रेस अपोजिशन में है तो कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग कहाँ हैं? कोई पुराने शहर में आने को तैयार ही नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं है। खाली वो गांधी भवन में खड़े के फोटोआं खिंचा लेते, चले जाते। पुराने शहर में कोई यूनिट इनका जो है वर्किंग नहीं है। कम से कम कोई अपोजिशन रही, आवाज उठाते रही इन मसाइल के ऊपर, तो इनको डर रहेगा कि हमारी अपोजिशन देख रही है, हमको आवाज उठा रही है हमारे ऊपर। पुराने शहर में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है आज। अभी जैसे मैं डब्बों का जिक्र करा, 2 डब्बे काली कमान को लगा के डाले 50 लाख में, तारीख हिस्टोरिकल कमान है वो। अगर वो डब्बे रह गए तो इसका मतलब है 4 मीनार को भी डब्बे लगा देंगे लोग अतराफ में, और वहां 1-1 लाख रुपए में बेच देंगे डब्बा पूरा। अगर कांग्रेस होगी, आवाज उठाएगी, वो डब्बों का एहतजाज करेगी, जाके सरदार महल के अंदर बैठ जाएगी, बोलेगी भाई ये क्या है, ये डब्बा कौन लगाया, ये रोड के ऊपर किसने कब्जा किया। लेकिन ऐसा है नहीं। कांग्रेस पुराने शहर के अंदर एज ए अपोजिशन कोई है ही नहीं, ना कोई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, ना मेन कांग्रेस है अपोजिशन में। इसीलिए अपोजिशन नहीं होने से यहाँ पे मनमानी है। जो अपोजिशन थी वो हुकूमत के साथ है, हुकूमत के साथ मिलके काम कर रहे हैं लोग, लिहाजा जो चाहे करो।
मस्जिदों की प्लाटिंग कर दो, आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन ना खा जाओ। केसीआर साहब ने वादा किया था हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन, वक्फ बोर्ड की ज़मीन मुसलमानों को वापस दिला के रहेंगा। मेरा वादा पक्का, मैं दिलाते बोले तो दिलाते। 1 लाख करोड़ की ज़मीन लैंको हिल की हुकूमत और केसीआर ने धोखा दिया मुसलमानों को। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट लैंड बोल के जो है उसने एफिडेविट दाखिल कर दिया और वो ज़मीन हमारे हाथ से निकल गई, वक्फ बोर्ड के हाथ से निकल गई। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हज़रत बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ी जो है दरगाह, उसके तहत 4000 एकड़ ज़मीन वक्फ थी। 1200 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट के अंदर ले लिए, जहाँ से आप बारकस की तरफ से जाते हैं, आप जहाँ से एयरपोर्ट शुरू होता है वहाँ से कीमती 1200 एकड़ ज़मीन, 1200 एकड़, करोड़ों रुपए की ज़मीन है आज वक्फ की हो। ना एयरपोर्ट वालों ने उसका एग्रीमेंट बनाया, ना वक्फ बोर्ड के साथ उसकी जो है कोई लीज हुई, कब्ज़ा हो गया। उस कब्ज़े के अंदर आपके सदर मोहतरम भी हाथ धो लिए। हाथ क्या धो, पूरा नहा लिए उसमें, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ पूरा नहा लिए। वक्फ बोर्ड वाले भी नहा लिए, सदर साहब भी नहा लिए, वक्फ बोर्ड के मेम्बरा भी नहा लिए, पैसे पूरे खा लिए। लेकिन क़यामत में तो हिसाब देना है सदर साहब तुम्हारे को। खबर में से शुरू होंगे तुम्हारे को। ये टोपी दाढ़ी, ये शेरवानी, ये दो कौम को फरेब देने का जो काम कर रहे हैं तुम, ये इससे कुछ चलने वाला नहीं है। क़यामत के दिन पहली सफ़ के अंदर वो लोग होंगे जो कौम के आलिम और रहबर होंगे। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो फरमाया गया कि ये लोग ने कौमों को बर्बाद कर दिया, मुसलमानों में नए नए फितने पैदा करे, मुसलमानों को इन लोगों ने इस्लाम से दूर कर दिया, बिदअत काम करवाए, शिर्क करवाया कौम को। अपने मफाद के लिए ये लोग आलिम थे, फाजिल थे, ये जानते थे, कुरान को जानते थे, अहादीस को जानते थे, लेकिन इन लोगों ने कौम को भटकाया। इसीलिए पहली सफ़ में रहेंगे हिसाब किताब के, अपन नहीं रहेंगे। अपना नंबर तो बहुत बाद में आएगा हम गुनहगारों का, पहले नंबर इनका आएगा। ये पीली टोपी, हरी टोपी, लाल टोपी, ये जो पहन के ये जो तमाशे कर रहे हैं आज। अब देखो, एक सज्जादा नशीन काउंसिल बोल के बनाए, जाके राजनाथ सिंह वगैरह से मिले, बड़े बड़े बीजेपी के लीडरों से मिले, ये दरगाहों के सज्जादे नशीन। अजमेर की दरगाह का भी चोर है उसके अंदर बैठा हुआ। हैदराबाद के अंदर अपना येलो जल्ली है, जो कैंसर फंड में से जो है 5 लाख रुपए दिलाता हूँ बोल के एक मुरीद से 1 लाख रुपए खा गया था। बाद में वो मुरीद कंप्लेंट करने से जो है जेल को गया उन्हें, और भी कई लोगों के खा गया। खजाना दिलाता हूँ, निकालता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, फिल्मा चलाते रहता हूँ। येलो जली जाके टीवियों में बैठता, देखो वो 5,000 10,000 के वास्ते बैठ के वहाँ पे मुस्लिम स्कॉलर बोल के बैठ के वहाँ पे जो ऊट पटंग बातंग करके आता उन्हें। ये पूरे मिलके तकरीबन 2 साल से पीएफआई को बैन करो बोल के बयाना दे रहे हैं। आरएसएस वाले इन लोगों को पैसे दे रहे हैं, इनका घर चल रहा। अब पीएफआई बैन हो गई, पूरे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, पीएफआई बैन हो गई, पीएफआई बैन हो गई। अरे तुम लोग वो हो जिन्होंने इस्लाम की पीठ में जो 1400 साल से छुरा घोपते जो गद्दार मुसलमान आए, वो तुम लोग हो, उसी नस्ल के हो तुम लोग। अबू जहल की नस्ल के तुम लोग, यजीद की नस्ल के तुम लोग हो। अब यही बीजेपी बॉम्बे में रजा एकेडमी, उसको बैन करो बोल के वहाँ पे अब शोशा छोड़ा गया राज ठाकरे की तरफ से। रजा एकेडमी, वो मुसलमानों की आवाज़ उठाती है, एहतजाज करती है, रजा एकेडमी। अगर मैं ये कहूँ कि मजलिस को बैन करो, नफ़रत फैलाती है, फ़िरका परस्ती फैलाती है, इनके तकारीर से जो है हिंदू मुसलमान जो एकता नष्ट हो रही है। कैसा चुरका लगेगा ये येलो जली को, बोल सकता है, इन्हें ज़बान काट देते इसके लोग। अगर टीवी में डिबेट में बैठ के बोला कि एमआईएम को बैन करो, तो पूरे मिलके जाके इसको घर के बाहर निकाल के इसकी ज़बान जितना सामान लटक रहा पूरा निकाल देते इसका।
येलो जेली का। लेकिन पीएफआई के ऊपर मुबारकबाद, वो अजमेर का एक दरगाह का एक, उसके कपड़े भी वैसे है, गेरवे टाइप के, वो जो संगिया पहनते हैं इनके कपड़े भी वैसे है, पीले लाल ऊदे हरे। तो इनके कपड़ों से भी नहीं पहचाने जाते संगी है या क्या है। लोग संघ परिवार के कौन है संघ परिवार की औलाद है। वो बोल रहा है कि बहुत अच्छा किया हुकूमत ने पीएफआई को बैन कर दिया। अभी वो दरगाहों के जो गल्ले हैं उसमें इनके जो बुजुर्गों के दरगाहों पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे पैसे जमा करके उरस करके लोगों को जो है अकीदे के नाम के ऊपर गल्ले जमा करके अपना घर चलाते। जोरी की बेटी के साड़ी बिलोस शर्ट शलवार के पैसे भी वो गल्ले के पैसों में से आते, लेके जाके दिला के लेके आते। ठहरो ज़रा, गल्ला खोलने के बाद में जाके शॉपिंग करके आना। खबरों के नाम के ऊपर कमाने वाले। एक मर्तबा मैं अजमेर में हूँ, वहाँ का जो सज्जादा नशीन है उससे मिलने का इत्तेफाक हुआ, तो मुझसे हैदराबाद के एक मशहूर रॉडी शटर के बारे में पूछा कि वो है भी। मैंने कहा हाँ जिंदा है वो। मैं बोला आप हैदराबाद में उसको कैसे जानते हैं? तो बोले मैं हैदराबाद में मेरे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बंजारा हिल में और न्यू सिटी में। मैं बोला अजमेर का दरगाह का सज्जादा नशीन, उसके प्रॉपर्टीज़ अपने पास के हाई फाई एरिया के अंदर उसके प्रॉपर्टीज़ है अजमेर के सज्जादे के। और कोई मेरा तारुफ कराए तो मुझे बिठाया और बात करके मुझे वो रोडी शेर बड़े एक पहलवान के बारे में पूछा। तो बोले उनसे मेरे ताल्लुकात हैं, वो मेरे को दिलाते हैं ज़मीनात वगैरह। तो मेरे बहुत से प्रॉपर्टीज़ हैदराबाद के अंदर है, मेरा आना जाना लगा रहता है। बोलिए आप लोग, रहता अजमेर में, प्रॉपर्टियाँ उसके यहाँ पे है, गुलबर्गे की दरगाह में रहता, बंजारा हिल में घर है उसका, बड़े बड़े कुत्ते हैं उसके घर में, वहाँ का है। वहाँ शेरवानी टोपी पहन के ऐसा अदब से बैठता। यहाँ जाके घर के हालात देखे तो आप परेशान हो जाना, इतनी दौलत पैसा। उसका नहीं भी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ जैसा मेडिकल कॉलेज है, 150 सीट के 150 करोड़ रुपए सालाना आ रहे हैं, पीजी के अलग आ रहे हैं। अब ये सब पैसों का हिसाब किताब होगा बोल के ये लोग बीजेपी के दल्ले बन गए अंदरूनी तौर के ऊपर। चलो मिल के चलो, वरना हमारी दौलत चली जाएगी, जेल में चले जाना पड़ेगा। अब एक नया आर्डर आया कि तेलंगाना के अंदर 70 सीटों पे लड़ो, 60 सीटों पे लड़ो, 50 सीटों पे लड़ो। परेशान है, एक तरफ ऊपर से गंजे का आर्डर है, एक तरफ से अपना तोते की नाक वाले का आर्डर है कि मत लड़ो, यही 7 पे लड़ो पहले के जैसा। अब गंजे और तोते की नाक के दरमियान में फंस गए रजिया गुंडों में। अपनी रजिया इस वक्त गुंडों में फंसे भी, दोनों के बीच में कुछ भी समझ में नहीं आया, तो इराक को पहुंच गई। वहाँ खड़े भी है, सरकार क्या करूं, हुक्म दीजिए। दोनों के बीच में फंस गए, कोई नया रास्ता निकाल के अब क्या करते, लड़ते नहीं लड़ते, या चुप चुप का उनको दिखाने को लड़ते, या इनको बताने को लड़ते। मेरे के मुसलमानों से किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। मुसलमानों, मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दिए। रिजर्वेशन के लिए आवाज़ उठाओ। 4 लाख करोड़ का तेलंगाना का बजट खर्जे में कर दिए। जो जब तेलंगाना बना तो तेलंगाना का जो बजट था सरप्लस था, बढ़ के था वो। लेकिन आज 4 लाख करोड़ माइनस में है, कर्जा है। रख के इन्हों निकले बाहर, मैं जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया फिरूंगा, यहाँ के हालात ख़राब है। लाओ एक 200 यूनिट बिजली फ्री दो आवाम को, जैसा केजरीवाल दे रहा। केजरीवाल जैसे स्कूला मनाया वैसे स्कूला मनाओ यहाँ पे। वहाँ जाके क्या बोलते, मैं शादियों की स्कीम दे रहा हूँ, रमज़ान की ईद को जो है खाने खिलाता हूँ, इफ्तार कराता हूँ, एक कुर्ता पैजामा लुंगी देता हूँ, एक साड़ी देता हूँ, बदकम्मा में साड़ी बांटता हूँ। ये जाके वहाँ ये बताते वहाँ पे, ये मैं पेंशन दे रहा हूँ गरीबों को। बहरहाल मैं आप लोगों से यही कहूँगा, सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाओ। फालतू पोस्टां जो है उसको लाइक करते, शेयर करते, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको शेयर नहीं करते। ये वीडियो को शेयर करो, अवेयरनेस के लिए लोगों तक ले जाओ ये। और आप लोग भी डालते जाओ, पोस्टां डाल के पूछते जाओ, हुकूमत से सवाल करो, कहाँ दे रहे हमारे को, क्या दे रहे बताओ।
ये मुस्लिम क़यादत से पूछो, क्या भाई आप लोगों का पूरी दौलत एक तरफ हो गई, पूरी कारपोरेटर एमएलए इनकी ये टीम के पास ही पूरी दौलत हो गई। हम गरीब मुसलमान क्या करना? माइनॉरिटी कारपोरेशन से लोन दिलाओ हमारे को, 50 करोड़ रुपए दिया ना। 50 करोड़ क्या होते? 50 करोड़ क्या होते? तेलंगाना के अंदर 50 करोड़ क्या होते? क्या 5-5 हजार लोन देते कारोबार के वास्ते? क्या 500-500 रुपए लोन देते? कम से कम कारोबार करने के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए चाहिए। दो मुसलमानों को, जाओ जाके बोलो 200 करोड़ रुपए दियो, बोलो 600 करोड़ दलितों को दिए, 200 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन को दो। मुंह नहीं खुल रहा, मुंह बिल्कुल बंद है। मुंह कहाँ खुलता बोले तो पुराने शहर के नालों का नहीं आके खुलता मुंह। आजा मोदी आजा, आजा बाबा देख लेंगे तेरे को, आजा आजा। उन्हें आते नो गायब हो जाते, दिखते नहीं। इन्हों लंदन को भाग जाते, उन्होंने यूपी को चले आते। आजा बाबा आजा। आ गए वो लोग एक दिन बल्दिया में, सीधा भाग्यनगर मंदिर बोल के पहुंच गए चारमीनार पे। उसके बाद में पूरा आधा हैदराबाद खा गए। अरे केसीआर बाबू अन्ना, परसों बल्दिया इलेक्शन के अंदर जरा होता तो मेयर उनका बन जाता था। 48, 47, 48, 49 सीट के ऊपर वो लोग जीत गए शहर में, सिटी में। तुम उनको हराने को निकल रहे इंडिया में, जो जीएचएमसी इलेक्शन नहीं बचा सके, बल्दिया इलेक्शन में उनको नहीं हरा सके, तुम इंडिया में निकल के हराते यारो। सोचने की बात है। कौन पहचानता तुम्हारे को, कौन वोट देता तुम्हारे को? वही तुम जाके राहुल गांधी से जल रहे। राहुल गांधी निकल के एक बड़ी जो है पदयात्रा कर रहा, देश जोड़ो यात्रा, उसको डैमेज करने के लिए निकल रहे हैं। बंदिश भाभी का क्या किस्सा है? और सुना मैं भी कोई वो कीले ओले लेके आओ बोल के, बंदिश भाभी को बम्बई कीले मारना हो, समझे आप? 6 कीले के थे, 3 कीले सामने की दीवार पे, 3 कीले पीछे की दीवार पे मार के नींबू निचोड़ देना हो, जरासीम मर जाते, समझे आप? वो नींबू इसके वास्ते 6 नींबू, वो नींबू से जरासीम मर जाते, वो खुद ब खुद बंदिश हो जाती है। वो बंदिश का तरीका है वो, 3 कीले सामने 3 कीले पीछे, और 6 नींबू जो है का रस जो है डाल दिए तो जितने जरासीम है पुराने वो पूरे मर के बंदिश हो जाती है उसकी। फिर उसके बाद में वो जगह को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाइए। डरिए मत आप, कोई आपका गला नहीं काटता। नकीबा ना हबीबा, उन्होंने खा के उनके बच्चे यहाँ से लंदन तक इनके प्रॉपर्टियाँ, मैं सुना पर्थ के अंदर एक कई किलोमीटर के ऊपर नकीबा का फार्म हाउस ख़रीदा गया। खैर देखने का फार्म हाउस है बहुत बड़ा। सोचिए आप, ये सारी दौलत यहाँ से लूट के ले जाके जो है फॉरेन मुल्कों में जो है जमा कर रहे हैं। कल के दिन बुरा वक्त आया तो ये लोग पोइंदी हो जाते, चल देते, अचानक गायब हो जाते, जाते वहाँ जाके अटक जाते हैं। हालत ख़राब हो गए तो रहना अपने को है, जीना अपने को है, लिहाजा इनकी जज्बाती तकरीर में मत आइए। इनसे सवाल पूछिए, साहब आपके कॉलेज में जो है हमारे को बच्चों को जो है मेडिकल का एडमिशन दो, बच्ची को दो, बच्चे को दो। एरिया में आए तो सवाल करो, साहब मेरे शोहर को एक ऑटो दिलाओ, सब माइनॉरिटी कारपोरेशन से लोन पे दिलाओ। साहब मेरे शोहर को जो है बंडी दिलाओ। साहब हमारे को जो कारोबार कैसे किराने की दुकानदार लेते, लोन दिलाओ। आपके बैंक से लोन दो सब हमारे को। आपके दवाखाने में हमारा इलाज करो, सब खाली वोटों को आते आप। अरे गली के जो पुट्टे आते, अम्मा वोट दियो, खालाम्मा वोट दियो, चच्ची, इनको तो पहले लात मार के हका लो आप। ये पुट्टे पैसे खा लेके आके आपको आउट फुगट में दलाए थे लेके जाके। ये पुट्टों को दिखते हकाल देना, जाओ मियाँ वो बड़े कौन है उनको बुला के लो। उन्होंने आए तो सवाल करो, साहब हम गरीब है, बेवा है, बच्चे हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, हाँ एक सीविंग मशीन दो। चलो साहब महीने को हमारे को राशन का इंतज़ाम करो, कार्ड बना के दो, कहाँ लेना हम राशन, महीने को महीना हमारे को राशन दो। हम परेशान हैं बहुत। जब तक ये सवाल तुम लोग नहीं पूछोगे, जब तक तुम लोग इसी हालत में पड़े रहोगे, तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं रहेगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक आवाज़ उठाते रहूँगा तुम्हारे हक़ के लिए। मेरे लिए भी दुआ करते रहो, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।